नमस्कार। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। सबसे पहले बात होगी यूपी की। यूपी में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने अभियान छेड़ रखा है। हाल ही में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट है। 21 नवंबर से शुरू हुए अभियान के दौरान प्रशासन ने छापेमारी में करीब 14,500 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की है। इसके अलावा 7,316 दुकानों का निरीक्षण कर 8,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। प्रशासन ने 1,37,000 लीटर से ज्यादा लाहन भी नष्ट किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 700 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। तो वहीं प्रदेश में अब तक करीब 252 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अवैध शराब के खिलाफ 21 नवंबर से शुरू हुआ अभियान 2 दिसंबर तक चलेगा। अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग ने बताया है कि अवैध शराब बनाने, उसकी बिक्री व तस्करी के खिलाफ विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि पिछले सप्ताह प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक सरकारी ठेके से यह शराब बेची जा रही थी। आबकारी विभाग की शिकायत पर फूलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इनमें ठेका संचालक, उसके परिजन और कर्मचारी भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार लोगों की जान जाने के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन। मुख्यमंत्री पहले से ही इस मामले को लेकर संजीदा हैं, वो गंभीर हैं, लेकिन प्रशासन अपना कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि आबकारी विभाग पर भी सवाल खड़े होते हैं। आबकारी विभाग के साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ जाती है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और उनके आदेश निर्देशानुसार आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए प्रदेश भर में शराब के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। आपको ये बता दें कि अब तक आपने तमाम ऐसी जगहों पर खबरें देखी होंगी जो सीधे तौर पर ऐसे माफिया जो कि कच्ची शराब बनाने का या फिर अवैध और जहरीली शराब बनाने का काम करते थे, उन पर कार्रवाई की जाती थी। लेकिन वो शराब अब ठेकों तक पहुंचने लगी है। सरकारी ठेकों पर वो शराब बेची जाती है और उसके बाद जब लोग खरीदते हैं तो उनकी जान चली जाती है। लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, प्रशासन जागा है। 21 तारीख से लेकर और 2 दिसंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार लोगों की मौत के बाद, लोगों की जिंदगी खत्म होने के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, प्रयागराज, लखनऊ और अन्य कई जिले हैं जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। उसके बाद प्रशासन जागा है और 21 तारीख से 2 दिसंबर तक जहरीली शराब बनाने, बेचने को लेकर के विशेष अभियान चलाया जाएगा। जगह जगह छापेमारी करी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले बाराबंकी में भी जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी। आखिर प्रशासन तब क्यों जागता है जब लोगों की मौत हो जाती है? क्योंकि जहरीली शराब का जो नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा है। जितने भी छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं या बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं है। राजधानी लखनऊ के भी आउटर में जहरीली शराब यानी कि कच्ची शराब या नकली शराब उसको कह सकते हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कहीं ना कहीं जब ये अभियान चलाया जाता है तब ऐसे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वो सामने आते हैं। और जो छोटे लोग होते हैं, जिनके पास जो नशे के आदी हैं और कम पैसे में नशा करना चाहते हैं, वो लोग इनके टारगेट पर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसका सेवन करते हैं उनको भी इन ठिकानों का साफ पता रहता है। और कहीं ना कहीं जब ऐसे कोई कांड हो जाते हैं, जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। अब आबकारी विभाग अभियान चलाएगा और 2 दिसंबर तक जितने भी चाहे वो ठेके हो, चाहे वो बनाने वाले हो, अगर कहीं भी जहरीली शराब पकड़ी गई तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करी जाएगी। गैंगस्टर तक लगाया जा सकता है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। जी पुनीत, आबकारी विभाग अपने दफ्तर से निकलता क्यों नहीं है? आबकारी विभाग का खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि लोग जहरीली शराब बनाते हैं और वो शराब ठेकों तक पहुंच जाती है, सरकारी ठेकों तक। देखिए, 2 पहलू। एक तो सीधे तौर पर सरकार को बड़ा राजस्व का नुकसान, क्योंकि अवैध शराब का कहीं पर भी कोई लेखा जोखा नहीं होता, वो सीधे माफियाओं की जेब में जाता है पैसा। दूसरा, लोगों की जिंदगी खत्म होती है। और तीसरा ये कि आबकारी विभाग कर क्या रहा है? तमाम चीजें इजाद करने के बाद एक सबसे बड़ा राजस्व जो है आबकारी विभाग देता है प्रदेश में, बावजूद इसके आबकारी विभाग का खुफिया तंत्र इतना निष्क्रिय है। देखिए सुनील, एक बात समझने वाली होगी कि जो शराब माफिया हैं उनके पांव काफी अंदर तक धंसे हुए हैं और राजनीतिक पकड़ उनकी खासा बहुत मजबूत है।
ये भाजपा सरकार में नहीं है। इससे पहले चाहे वो सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, राजनीतिक पहुंच रखने वाले शराब माफियाओं ने डंका बजाया है यूपी में। चाहे कितनी भी मौतें हुई, कितनी बार प्रतिबंधित हुई, लेकिन उसके बाद भी वो आराम से शराब बेचते हैं। जब ऐसे कांड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 से 6 दिन के लिए दिखावे के लिए अभियान चलाया जाता है। उसके बाद फिर से जैसे पहले सारा काम चल रहा था वैसे चलने लगता है। शराब माफिया यूपी में कहीं ना कहीं अपने पांव जमाए हुए हैं, और जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब माफिया जो है वो राजनीतिक संरक्षण के चलते कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बच जाते हैं, या यूं कहें कि राजनीतिक संरक्षण या राजनेता टाइप के जो लोग हैं वही इस धंधे में लिप्त है। ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है और आबकारी विभाग को इस मामले की ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ मामला होता है आप कार्रवाई तभी देखेंगे जब कुछ लोगों की जान चली जाएगी। उसके बाद आबकारी विभाग अपने पुराने ढर्रे पर आ जाता है, और वो चाहे आबकारी इंस्पेक्टर हो या अन्य अधिकारी हो, जैसा कि आपने कहा कि अपने ऑफिस से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, या यूं कह लीजिए कि सब कुछ जानते हुए भी शांत रहते हैं। जी, पैसे का एक बड़ा खेल चलता है पुनीत। यही वजह है कि इन अधिकारियों का मुंह भी बंद हो जाता है जब पैसा इनके पास पहुंचता है, क्योंकि सीधे तौर पर जब माफिया सक्रिय होते हैं तो वो एक बड़ा मोटा पैसा पहुंचाते हैं इन लोगों के पास। और एक ये भी एक बड़ा कारण है। हालांकि मुंह क्यों बंद हो जाता है, राजनीतिक दबाव भी जो आप बता रहे हैं वो भी सरगना, वो भी माफिया, सफेद पोश और खाकी भी कम नहीं है। खाकी भी ऐसे मामलों में पूरे तौर पर संलिप्तता उसकी रहती है। पुनीत, आपने लखनऊ की स्थिति बताई, प्रदेश भर की स्थिति को स्पष्ट किया कि माफिया किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो हमारे सहयोगी महफूज हसन इस वक्त प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। महफूज, वहाँ किस तरह की स्थिति है और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली आज प्रशासन की? जी, आपको बता दें, प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जी की सख्ती के बाद जेठवारा थाना इलाके में क्राइम ब्रांच और आबकारी की संयुक्त कार्रवाई में अंग्रेजी शराब के ठेके के बगल गोदाम बना था। उस गोदाम में करीब 147 पेटी अंग्रेजी शराब, जो कि जिसपे हरियाणा का लेबल लगा हुआ है, वहां से बरामद होती है अवैध शराब। और वहां पर जो है एसपी प्रतापगढ़ का सख्त निर्देश था कि जिस पुलिसकर्मी, जिस थाना अध्यक्ष या जिस चौकी इंचार्ज के क्षेत्र में शराब, गांजा, स्मैक जैसे पदार्थ बेचे जाएंगे या वहां पर इसका काला बाजारी की जाएगी, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते कल रात में करीब 10:30 बजे एसओजी और आबकारी की संयुक्त कार्रवाई में करीब 12 लाख की शराब पकड़ी गई है। जी, ये तो हरियाणा ब्रांडेड शराब पकड़ी गई, अवैध शराब, जहरीली शराब। जो किस तरह की शराब वहां से आती है, क्या उसके मानक होते हैं, कुछ तय नहीं होता। दूसरा, सरकारी ठेकों पर महफूज जो शराब बिक रही है, अवैध जहरीली शराब, जिससे लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर आबकारी विभाग, जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? क्या कुछ चेकिंग अभियान चल रहे हैं और अब तक कितने शराब के ठेकों पर गया है प्रशासन? जी, आपको बता दें, जहां शराब के ठेकों की बात की जाए तो वहां तो आबकारी विभाग जाने की सुध नहीं लेता है। जब किसी तरह की कोई बड़ी घटना होती है, कहीं शराब से कुछ लोग मौत की नींद सो जाते हैं, तब कहीं जाकर आबकारी विभाग जगता है। और वहीं आबकारी विभाग से पूछा गया तो उनका कहना है, राजस्व के बारे में पूछा गया कि शराब को लेकर कितने का राजस्व इकट्ठा होता है, तो वहीं उनका कहना है कि करीब 150 करोड़ का सालाना राजस्व इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रतापगढ़ जनपद में अवैध शराब बिकने की वजह से राजस्व इकट्ठा नहीं हो पाता, जो कि इसका आंकड़ा करीब 250 करोड़ का है। और ऐसे में जब प्रतापगढ़ जनपद की बात की जाए, यहाँ पर शराब का हब माना जाता है, प्रतापगढ़ कुंडा सर्किल हो गया, पट्टी और आसपुर देवसरा सर्किल हो गया, वहीं नगर कोतवाली में भी कई ऐसे जो है शराब के जो लिखित में जिनको ठेका मिला है, उनकी दुकानों पे कई ऐसे दुकानें जहां पर अवैध शराब बेची जाती है। लेकिन कहीं न कहीं आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से इस तरह का गोरख धंधा अपनी चरम सीमा पर है। जी, बहुत शुक्रिया महफूज हसन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रतापगढ़ में कुछ ऐसी स्थिति, प्रतापगढ़ में हालांकि शिकंजा कसा गया, यहाँ पर भी हजारों लाखों रुपए की शराब जो है बरामद की गई है, वो भी बाहर दूसरे प्रदेश से यानी कि हरियाणा से लाई जा रही थी। हालांकि इस दरमियान इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई और बाकी प्रशासन जो है अभी सरकारी ठेकों पर नहीं निकला है। प्रतापगढ़ के साथ ही बाराबंकी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। आपको ये बता दें कि बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। इसके अलावा प्रयागराज यानी कि संगम नगरी में 6 लोगों की जान चली गई। हालिया अभी ये खबर, चूँकि पिछले सप्ताह ही ये स्थिति बनी, वहाँ 6 लोगों की जान चली गई थी और सरकारी शराब के ठेके से उन लोगों ने शराब खरीदी थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ऐसे लोगों, ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख लगातार वो अख्तियार करते रहते हैं। बावजूद इसके प्रशासन जो है इस तरीके के मामलों पर हीला हवाली करता है। कल 22 नवंबर को रात में स्वाट टीम और जिटवारा पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र जिटवारा के डेरवा बाजार स्थित शराब के ठेके से अवैध शराब बरामद की गई है। यह अवैध शराब लगभग 147 पेटी अवैध विदेशी शराब और लगभग 10 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए के आसपास है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अभय सिंह और सनी श्रीवास्तव। एक फरार अभियुक्त है जो इस व्यापार का मुख्य अभियुक्त है, धीरेन्द्र सिंह उर्फ बंगाली, जो थाना क्षेत्र कुंडा का रहने वाला है। इस प्रकार से लगभग 1400 लीटर कुल ये शराब बरामद की गई है। हरियाणा से शराब लाई जाती थी और यहाँ पे दूसरी ब्रांड में के बोतलों में नकली स्टिकर और कैप लगा के इसको ये बेचते थे, जिससे भारी मुनाफा कमाते थे। इस संबंध में थाना जिटवारा पे FIR दर्ज की गई है और लोकल चौकी इंचार्ज डेरवा बाजार सतीश यादव, SI सतीश यादव, इनकी लापरवाही इस पूरे प्रकरण में सामने आई है। ये बिल्कुल बाजार के बीच में इस तरह का व्यापार किया जा रहा था और इनके द्वारा कोई कार्रवाई पूर्व में नहीं की गई, इसलिए इस लापरवाही के लिए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। तो प्रदेश भर में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। प्रशासन का चाबुक चल रहा है, प्रशासन सक्रिय हुआ। आबकारी विभाग के साथ ही पुलिस भी अब लगातार मुस्तैद होती नजर आ रही है। बिजनौर का हाल जान लेते हैं। अजय पांडे हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, बिजनौर में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है प्रशासन की, और बिजनौर में क्या वाकई में शराब के ठेकों पर जा रही है आबकारी की टीम, वहां से सैंपल लिए जा रहे हैं? बिल्कुल सुनील जी, मैं आपको देना चाहता हूं। अभी फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार निर्देश दिए हैं, उसी को लेकर मुरादाबाद IG रमेश शर्मा ने अभी समीक्षा बैठक ली, जिसमें कि मुरादाबाद के कप्तान प्रभाकर चौधरी, बिजनौर के पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह और कई अन्य जिलों के कप्तानों को लेकर इन्होंने मीटिंग की, जिसपे शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही थी। उसी को लेकर बिजनौर पुलिस कप्तान ने लगातार आबकारी विभाग को भी यह निर्देश दिया कि लगातार ठेके चेक किए जाएं और वहां पर कोई भी अगर किसी तरह का कोई भी मामला पाया जाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। लेकिन बिजनौर में तो पहले ही मामले कई सारे सामने आ चुके हैं। शराब माफिया वहां पर भी सक्रिय हैं, या फिर छोटे छोटे गांव देहात से लेकर और बड़े बड़े शहरों में आपको जब चाहे तब शराब मिल जाएगी। लॉकडाउन का आलम भी हमने देखा है। अजय, बिल्कुल सुनील जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार शराब माफिया यहाँ पकड़े गए हैं, क्योंकि हरियाणा से लगातार शराब आती थी और उसको ये लोग कुछ लोग यहाँ पे पैकिंग भी करते थे। परंतु देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आबकारी विभाग इसलिए सो रही है, ये नहीं है कि आबकारी विभाग कार्य नहीं करती, परंतु हर टीम में कोई ना कोई ऐसा विभीषण होता है जो कि आप उन्हें बता देता है और जो माफिया हैं वो सतर्क हो जाते हैं, इसलिए वो पकड़े जाते हैं। परंतु पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह जब से आए हैं तब से इन लोगों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई भी इस तरह का व्यक्ति नजर आ रहा है तो उसे तत्काल निलंबित किया जा रहा है। और अभी फिलहाल आबकारी विभाग की जो सक्रियता है वो देखने को मिल रही है शहर में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर हर तहसीलों में जितने भी ठेके हैं उन पर लगातार चेकिंग की जा रही है और लगातार ठेकों पे सील, यहाँ तक सील तक चेक किया जा रहा है कि कई सील तो टूटी हुई नहीं है या खुली हुई नहीं है। पूरी तरह से आबकारी विभाग यहाँ पे सतर्क है और लगातार डॉक्टर धर्मवीर सिंह खुद जाके आबकारी विभाग के साथ छापेमारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय पांडे आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिजनौर में स्थिति ऐसी है कि पुलिस कप्तान ने कमान संभाली है और पुलिस कप्तान इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए सीधे तौर पर निर्देश देते आए हैं, कहीं पर भी कोई भी मामला आता है तो सख्ती से और कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें, इसके पहले तमाम सारी ऐसी खबरें बिजनौर से भी आई जहाँ पर अवैध शराब का गोरख धंधा लगातार फूलता नजर आया और कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये माफिया यूं ही सक्रिय होते नजर आए। हालांकि आपको बता दें, प्रदेश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के साथ जब निर्देश उन्होंने दिया तो पूरे प्रदेश भर में विभाग जो है सक्रिय हुआ है। सहयोगी झांसी से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। झांसी में क्या कुछ स्थिति है, शहजाद? सर सुनील जी, आपको बता दें कि प्रयागराज और लखनऊ में अवैध शराब कांड को लेकर झांसी में भी SSP दिनेश कुमार P और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापामार अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पिछले
3 दिनों से झांसी में लगातार छापामारी चल रही है। वहीं इस दौरान पुलिस ने 2200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है, 51 लोगों को गिरफ्तार किया है और 35,000 लीटर लहन नष्ट किया है। वहीं पुलिस ने 47 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। जी शहजाद, देखिए झांसी एक ऐसा शहर जो शहर की सीमाएं भी मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं और बुंदेलखंड का बड़ा शहर झांसी, जो कि सीधे तौर पर यूपी में और मध्य प्रदेश में अगर शराब के रेट की बात की जाए तो उसमें भी बड़ा अंतर है। इसलिए मध्य प्रदेश से भी लोग ज़्यादातर देखने को मिलता है कि यूपी से जो है शराब की खरीदारी करते हैं। वो लोग अपने इस्तेमाल के लिए या फिर अवैध शराब का जो खेल चलता है वो भी यहाँ पर सीधे तौर पर बॉर्डर पर देखने को मिलता है। इसलिए खपत ज़्यादा होती है और यहाँ अवैध शराब के जो कारोबारी हैं, जो अवैध शराब के ठेकेदार हैं, और सीधे तौर पर अगर ये कहा जाए कि ये लोग जो माफिया हैं, इनका बोलबाला रहता है इन पर शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि झांसी में कई मर्तबा ये चीज़ें देखने को मिली हैं। बड़ा राजस्व का नुकसान तो करते ही हैं ये लोग, लेकिन सक्रियता इनकी खत्म नहीं होती है। जी आपको बता दें जी कि जो अवैध शराब के कारोबारी हैं, इनका कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ मिलता है। बता दें कि जो इनका राजनीतिक कहीं ना कहीं राजनीतिक में बिलोंग करते हैं। इनके पैर राजनीतिक तक पूरे अंदर तक धंसे रहते हैं, इसलिए इनको राजनीतिक बल मिलता है, जिससे ये क्या करते हैं कि ये बाहर से अवैध शराब का कारोबार झांसी में और झांसी के आसपास के बॉर्डरों से झांसी जिले में प्रवेश करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल देखिए यही है कि आखिरकार जब कुछ लोगों की जान चली जाती है, कुछ मौतें हो जाती हैं और जब मीडिया इन मामलों को उठाता है, उसके बाद प्रशासन जागता है। मुख्यमंत्री तो पहले दिन से इस बात को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे माफियाओं पर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न की जाए, हीला हवाली न की जाए, इनको संरक्षण न दिया जाए। बावजूद इसके प्रशासन सख्त होता नजर नहीं आता और एक बड़ी घटना, एक बड़ी चूक हो जाती है, उसके बाद सरकार की फजीयत होती है। हालांकि अब सक्रियता दिख रही है, कुछ शहरों में सीधे तौर पर धड़ल्ले से कार्रवाई की जा रही है और सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां और हजारों लीटर अवैध शराब, जहरीली शराब बरामद की जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत आपका और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत ने 2024 में संन्यास लेने का ऐलान किया है राजनीति से। हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर इसका ऐलान किया। हरीश रावत ने कहा है कि वह 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। हरीश रावत ने विरोधियों पर वार को लेकर अपने संन्यास को लेकर एक लंबा संदेश लिखा है। उन्होंने इस संदेश में कहा है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जब घाव लगते थे वो बहुत रोमांचित होते थे। राजनीतिक जीवन के प्रारंभ से ही मुझे घाव दर घाव लगे हैं और कई कई हारें मैंने झेली हैं, मगर मैंने राजनीति में न निष्ठा बदली है और न ही रण छोड़ा है। हरीश रावत के इस बयान के बाद, इस लेख के बाद विरोधी चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हरीश रावत का ये सपना सपना ही रह जाएगा। हरीश रावत फिलहाल 2024 क्या आने वाले और लंबे टाइम में राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
बाद कई सारे सवाल और राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जहां वो विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं तो विरोधी भी अब चुटकी लेने लगे हैं। हरीश रावत ने ऐलान कर दिया है कि वह 2024 में राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक लंबा लेख लिखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत आपका। किशोर उपाध्याय जी, स्वागत आपका। जी किशोर उपाध्याय जी, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास लूंगा 2024 में, लेकिन उसके पहले मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। ऐसे में विरोधी चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2022 से उत्तराखंड में जीत लें। हेलो जी उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज दर्शकों तक बखूबी पहुंच रही है। नहीं, हरीश रावत जी हमारे प्रदेश में सबसे वरिष्ठतम नेता हैं जी, और अब लगा लीजिए कि उनका लगभग 60 वर्ष का राजनीतिक जीवन हो गया है। राहुल गांधी जी, जहाँ तक मुझे, और क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इंदिरा जी और राजीव के साथ काम करने का मौका मिला, अवसर मिला उनके साथ, और राहुल जी को मैंने बचपन से देखा है। वो कभी भी किसी लिप्सा में, किसी पद दौड़ में नहीं रहते। मुझे जानकारी है कि 2013 में जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी जी को आप जो है प्रधानमंत्री बनाइए, और मनमोहन सिंह जी सहज अपने आप ही जो है उन्होंने ये ऑफर लिया, तब भी राहुल गांधी जी ने अगर पद की लिप्सा होती तो वो जो है उसी समय तो छोटे छोटे पदों के लिए बड़े बड़े जो है वो करते हैं, उपक्रम करते हैं। राहुल गांधी जी राजनीति में और इस देश की राजनीति में मूलभूत परिवर्तन के इच्छुक हैं, जहां तक मैं उनके साथ काम करने का जो मेरा मौका रहा है जी। और अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश में एक विशेषकर युवाओं के लिए उनका जो अनुभव है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, युवाओं के साथ जो संवाद का उनका एक बड़ा अच्छा तरीका है, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और हरीश रावत जी के साथ हमने बड़े लंबे समय से काम किया है। वो बड़े मेहनती व्यक्ति हैं और विभिन्न वरिष्ठ पदों पर उन्होंने काम किया है। जब वो अध्यक्ष थे तो उस समय मैं उनके साथ महामंत्री था, और जब वो मुख्यमंत्री रहे तो मैंने उनके साथ अध्यक्ष के रूप में रहा। और उन्होंने कुछ कहा गंभीरता से लेना चाहिए, और वो बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। बनाने का नहीं कहा, उन्होंने कहा जब राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद मैं संन्यास लूंगा। उन्होंने अपने आप बनाने की बात नहीं की है। वो अपनी शक्ति भी जानते हैं, सामर्थ्य भी जानते हैं जी। और इसमें उनका प्रेम झलकता है, समर्पण झलकता है कांग्रेस के प्रति। और गांधी परिवार ने उनके साथ जिस तरह से आगे बढ़ाने में काम किया है, मुझे पता है जब संजय जी ने उनको टिकट दिया था 1980 में जी, और उसके बाद इंदिरा जी ने और राजीव जी ने जिस तरह से, और फिर राहुल जी ने और सोनिया जी ने जिस तरह से उनको राजनीति में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण जो है आशीर्वाद दिया, वो उसके प्रेम में ये सब कह रहे हैं और वो अच्छी बात है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जी, उन्होंने कहा है कि कई मुझे घाव मिले हैं, घाव दर घाव मिले हैं, कई तरह की हारें झेली हैं, लेकिन राजनीति में न निष्ठा बदली है और ना ही मैंने रण छोड़ा है। लेकिन अब मैं ये इस बात का जिक्र करता हूँ या इस बात को कहता हूँ कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। विरोधियों को क्या कहेंगे आप? जो विरोधी इस बात को कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हरीश रावत जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से रहे और हरीश रावत जी राजनीति से संन्यास लेने से रहे। नहीं, देखिए, जो राजनीति में आता है उसमें असीम संभावनाएं होती हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि बचकाने की बातें किसी भी वरिष्ठ नेता को नहीं कहनी चाहिए। उनको हरीश रावत जी का कद भी देखना चाहिए, और जिन्होंने ये बातें कही हैं उनको अपना कद भी देखना चाहिए, अपना अनुभव देखना चाहिए। मेरा बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनको ये सुझाव होगा। राजनीति में घाव मिलते हैं, राजनीति में तो आपने देखा नहीं, राजनीति में पहले तो ये होता था कि एक राजा ने अपने भतीजे को काटने के लिए तलवार निकाली, एक बादशाह जो अपने पिताजी की आंखें फोड़ करके जेल में डाल दिया,
एक बाप ने बेटे को मार दिया, तो राजनीति में तो ये सब जो है बहुत ही पहले तो इतना सब कुछ था किशोर जी, लेकिन देखिए एक तरफ ये भी है, आप क्या पूरा देश जानता है इस बात को कि राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री पद की लालसा होती तो मनमोहन सिंह जी की जगह वो प्रधानमंत्री बन जाते, यूपीए 2 में भी बन जाते, सांसद रहे वो, उस दरमियान भी उनको अवसर मिलना जाहिर सी बात है लाजमी था, लेकिन उन्होंने पद की कोई चेष्टा नहीं रखी, कोई लालसा नहीं रखी। मनमोहन सिंह जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन हरीश रावत जी का ये इस तरीके का स्टेटमेंट फेसबुक पोस्ट पर, सोशल मीडिया पर, और दूसरा ये कि देखिए इस बात से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, गांधी परिवार के प्रति आप प्रेम और भावना अपनी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, परिवार ने आपको बहुत कुछ दिया है। दूसरा, कुछ लोग एआईसीसी, हालांकि चूंकि सीधे मसला कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है, कपिल सिब्बल जी आपके वरिष्ठ नेता हैं, वो और बाकी कुछ और नेता आपके, ये सभी लोग चिट्ठी पत्री और न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व से हम खुश नहीं हैं, वार्तालाप नहीं हो रहा है, डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं, और शीर्ष नेतृत्व जो है वो सीधे तौर पर अगर सक्रिय हो तो कांग्रेस फिर से परचम लहराए। वो खुश नहीं है हरीश रावत जी, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, मैं राहुल गांधी जी को देखना चाहता हूं प्रधानमंत्री बनते हुए। किशोर जी, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से गांधी परिवार की सेवा भी की है, कांग्रेस को भी देखा है। देखिए, कांग्रेस में जो एक एलिमेंट है उसको आप अन्यथा न लें, वो गांधी परिवार का उपयोग करके और राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने का काम करता है। आप देखिए कि इंदिरा जब 77 में आप देखिए, और 80 जब इस तरह से इंदिरा जी कांग्रेस को वापस लाई और उन शहादत पर 1984 जो है सरकार बनी, राजीव की शहादत हुई तब जाकर के दोबारा सरकार बनी। सोनिया राजनीति के बहुत खिलाफ थी, जब उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस बिल्कुल डूब रही है तो उनको राजनीति में आना पड़ा, और उनके परिश्रम से दोबारा कांग्रेस जो है वो 10 साल तक सत्ता में रही। अब लोग ये चाहते हैं कि हमको सत्ता मिले, लेकिन मैंने तो सुझाव भी दिया, भाई कब तक जो है गांधी परिवार इस तरह से जो है कुर्बानियां देता रहेगा। और मेरे विचार से इसको एक दूसरे रूप में लेना चाहिए। गांधी परिवार कांग्रेस का नाभि स्थल है, और इसलिए हर व्यक्ति उसको जो है चोट पहुंचाने का काम करता है। कपिल सिब्बल जी बड़े नेता हैं, बड़े वरिष्ठ वकील हैं, वो वरिष्ठ वकील हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कांग्रेस में अपना जीवन लगा दिया, राजनीतिक रूप से उस तरह से वरिष्ठ नहीं हो सकते हैं ना। और जब आप सत्ता में, जब आप मंत्री थे, तब अगर आप उन सवालों को उठाते तो मेरे ख्याल से उनका कोई औचित्य होता। जब समय सब लोगों को एकजुट होकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह से चिट्ठी पत्री वाली राजनीति नहीं है। मेरा ये जी ठीक, बहुत ही विनम्र जी सुझाव है। ठीक। किशोर जी, लेकिन एक और अंतिम सवाल आपसे, ऐसे में हरीश रावत जी का ये लेख, ये पोस्ट, सीधे तौर पर गांधी परिवार के प्रति ये प्रेम, ये निष्ठा, ये भावना, क्या माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ अपना जो गांधी परिवार के प्रति प्रेम है ये जाहिर करना चाहते हैं, या फिर गांधी परिवार की निगाहों में, गांधी परिवार के कलेजे में रहना चाहते हैं हरीश रावत जी? नहीं, मैं बहुत ही स्पष्ट वादी टाइप का व्यक्ति हूँ, उसका मुझे कई बार लाभ और नुकसान भी होता है। जी, मैं समझता हूँ, देखा है मैंने आपको धरातल पर भी, जमीनी स्तर पर भी। किशोर जी, उनको मेरे ख्याल से अगर मेरी उनसे बात होती और इस विषय में, तो मैं उनको ये कहता कि आपका बहुत बड़ा कद है और आपको छोटे छोटे जो प्यादे हैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 10 तरह के लोग होते हैं जो कई बातें कहते हैं, बड़े नेताओं का नाम लेकर के, इसलिए जो चर्चा में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उनके उस जाल में फंस जाएं तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है। और मैं हरीश भाई से बात करूंगा, छोटे भाई, मैं उनका छोटे भाई की तरह हूँ। हम देखेंगे कि भविष्य में इस तरह की बातें जो हैं वो इस तरह की जो सार्वजनिक रूप से न होकर के हम परिवार में बैठ करके अगर बात करें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा उचित रहेगा। और मैंने ये सुझाव अपने हाईकमान को भी दिया है। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। इत्तेफाक रखते हैं उनकी पोस्ट से? नहीं, देखिए, सवाल इत्तेफाक हाँ और ना का नहीं है। मैंने अपनी बात
स्पष्ट कर दिया है जी क्योंकि ये इस समय मेरा कोई पीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है मेरे जी को। जी मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उसमें हमको कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे इस समय कांग्रेस किसी तरह का नुकसान हो। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। किशोर उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने संगठन के तौर पर संभाली है। बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार।